हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ई शासन यानी कि ई गवर्नेंस। देखिए, अगर बीपीएससी मेंस का पीवाईक्यू देखेंगे तो हाल फिलहाल 2 बार बीपीएससी मेंस में ई गवर्नेंस से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो पहले इन दोनों सवालों को देखते हैं, उसके बाद ई गवर्नेंस से संबंधित सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है, क्योंकि इसमें ई शासन से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण पहलू को डिस्कस करेंगे। ई गवर्नेंस क्या है, इसकी परिभाषा को देखेंगे। ई गवर्नेंस लाए जाने का क्या उद्देश्य है, इसके क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेज है, भारत सरकार ई गवर्नेंस को किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर रही है, और बिहार सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से पॉलिसी लाए गए हैं, ऐसे कौन कौन से ऐप डेवलप किए गए हैं, ऐसे कौन कौन से पोर्टल डेवलप किए गए हैं जो ई शासन को दक्ष और प्रभावी बना रही है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू देखें मुख्य परीक्षा का, तो सबसे लेटेस्ट 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत पूछा गया है। शॉर्ट नोट्स में बीपीएससी मेंस में पूछा गया है कि बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि ई सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो बिहार में है उसका वर्णन करना है। 68वीं बीपीएससी शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस को क्रियान्वित करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण ऐप, पोर्टल, वेबसाइट डेवलप किए गए हैं या फिर जो भी नियम कानून लाए गए हैं उसे बताना है। तो इसे भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में 38 अंक वाले सवाल में पूछा गया था। इंडियन पॉलिटी सेक्शन में ये एक सवाल पूछा गया है, करेंट अफेयर वाले सेक्शन में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। और यह इंडियन पॉलिटी 38 नंबर वाले में पूछा गया है कि ई शासन से आप क्या समझते हैं, यानी कि ई शासन को डिफाइन करें, ई शासन की परिभाषा लिखें। ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन करें, यानी कि इस शासन को लागू करने में बिहार सरकार की क्या भूमिका है, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इसका वर्णन करना है। यानी कि यह सवाल अपने आप में इसमें अंदर समाहित है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न को अंदर तो डिस्कस करेंगे ही, अंदर जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा वे अपने आप में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को वो समाहित किए हुए हैं। ठीक है, तो इस शासन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी बिंदु को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से भी जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग ई शासन को डिस्कस करते हैं। ई शासन क्या है, सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे। ठीक है, ई शासन का अगर पूरा नाम देखा जाए तो ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी कि ई शासन। ठीक है, पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। शासन संबंधी कार्यों में तकनीक की भूमिका में वृद्धि ई शासन के नाम से जाना जाता है। यानी कि सरकार के द्वारा जो कोई भी कार्य किया जा रहा है, अगर उसमें टेक्नोलॉजी की भूमिका विद्यमान है तो वह ई शासन के नाम से जाना जाएगा। आज देखेंगे 1990 ईस्वी का जब वैश्वीकृत संसार 1990 ईस्वी के बाद देखने को मिल रहा है, ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो ग्लोबलाइजेशन की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि लोगों तक जो भी सेवाएं हैं उसको त्वरित और दक्ष तरीके से पहुंचाई जाए। और त्वरित और दक्ष तरीके से कैसे सेवाओं को और सूचनाओं को प्रदान किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। सरकार ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया, ये घर बैठे हम वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अगर हमें कृषि के लिए लोन लेना हो या फिर अगर हमें सरकार के द्वारा जो भी हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं सब्सिडी, अगर उसका फायदा हमें उठाना हो तो घर बैठे उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यही हो गया ई गवर्नेंस। घर बैठे हम सरकार की सारी सुविधाओं को चेक कर सकते हैं, अपना बिजली बिल जो है उसको हम भर सकते हैं। इसके अलावा एम परिवहन ऐप बिहार सरकार का है, घर बैठे हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही ई गवर्नेंस हो गया। यानी कि शासन प्रशासन में दक्षता को बनाए रखने के लिए, तीव्रता को बनाए रखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की भूमिका में बढ़ोतरी की गई, वही बढ़ोतरी जो है, वही भूमिका, टेक्नोलॉजी की भूमिका ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ई गवर्नेंस का डिफिनीशन क्या है, सिंपल एकदम। सबसे पहले आप लोग यही लिखिएगा, ई गवर्नेंस की परिभाषा क्या है, तो सिंपल एक सेंटेंस में, शासन संबंधी कार्यों में तकनीक की भूमिका में वृद्धि ई शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर ई शासन को और हम लोग थोड़ा डिफाइन करें तो जब सरकारी एजेंसियों के द्वारा
सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग देश के नागरिकों को सूचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है तो वह ई शासन के नाम से जाना जाता है। यानी कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से सूचना कम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम अपनी सेवाओं को, अगर हम अपनी सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना हो गया, ठीक है, तो अब बिहार में क्या सुविधा है कि आप घर बैठे उसे अप्लाई करिए। ब्लॉक लेवल का बनाना है तो सब डिविजनल लेवल का बनाना है या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का, किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या फिर आपको आवासीय डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट बनाना हो तो घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा, सरकारी एजेंसियों के द्वारा जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपनी सूचनाओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है तो वही ई शासन के नाम से जाना जाता है। और हम लोग, आप लोग देखेंगे कि मानव जीवन में ऐसी आजकल कई सारी ऐसी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। अभी स्मार्ट मीटर का, बिहार में स्मार्ट मीटर का काफ़ी ज़्यादा, बिहार सरकार के द्वारा इसको काफ़ी तेजी लाया गया स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। स्मार्ट मीटर में आपको क्या सुविधा है, घर बैठे आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। कोई बिजली ऑफिस आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप देखते रहिए, रीडिंग को आप देखते रहिए, कितना अभी उसमें यूनिट खर्च हुआ है, कितना बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, फिर आप उसको घर बैठे रिचार्ज कर लीजिए। ठीक है, एम परिवहन पोर्टल हमने डिस्कस किया। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, रिन्यू करवाना है, घर बैठे आप अप्लाई कर दीजिए। जाइए वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, टेस्ट का आपको टाइम वहाँ पर स्लॉट बुक करिए और फिर जाकर वहाँ पे टेस्ट दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस का बन गया आपका। ठीक है, तो घर बैठे अगर सेवाएं आपके यहाँ पहुँच रही हो, सरकार की सूचनाएं आपके यहाँ पहुँच रही हो, तो यही हो गया ई शासन। ठीक है, अगर ई शासन को संक्षिप्त रूप में डिफाइन किया जाए तो संक्षिप्त रूप में इसे स्मार्ट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का, ई शासन का स्मार्ट स्वरूप क्या है? स्मार्ट आप देखिए SMART, ये 5 शब्द है और 5 शब्द जो हैं वह ई शासन के 5 महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। तो ई शासन को संक्षिप्त रूप में स्मार्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर हम इसे अलग अलग करके देखें तो S फॉर सिंपल यानी कि सरल, M फॉर मोरल, A फॉर अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही, R फॉर रिस्पॉन्सिव उत्तरदायी और T फॉर ट्रांसपेरेंसी यानी कि सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंसी, यह स्मार्ट है। और यही जो स्मार्ट स्वरूप है ई शासन की विशेषता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ई शासन को आप स्मार्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। स्मार्ट, एस फॉर सिंपल यानी कि सरल। आप देखिए कोई भी काम कितना सरल हो गया है। घंटे लाइन में आपको खड़ा होना पड़ता था बिजली बिल भरने के लिए, अब आप घर बैठे रिचार्ज उससे कर सकते हैं, तो यह तो सरल हो गया। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है सिस्टम में, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी आई है, भ्रष्टाचार कम गए हैं, बिचौलिए की अब जरूरत नहीं पड़ती है। पहले कोई काम कराने के लिए अगर जाति प्रमाण पत्र आपको जल्दी बनवाना हो 100 रुपये 200 रुपये कलर को देना पड़ता था, अब कोई जगह नहीं है इसकी। आराम से आप उसके अप्लाई कर दीजिए, आपको समय मिलेगा, समय पे जाइए और फिर वहाँ से आप स्लिप लेकर जाइए और वो आपको बनाकर सारा सर्टिफिकेट दे देगा। तो स्मार्ट जो स्वरूप है ई शासन को स्मार्ट के रूप में डिफाइन किया गया है। सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो यह हो गया ई गवर्नेंस। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ई शासन का क्या उद्देश्य है। ई शासन के उद्देश्य को समझेंगे। कई सारे उद्देश्य हैं ई शासन के, उनमें पहला उद्देश्य है शासन प्रशासन की दक्षता में सुधार करना। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ई गवर्नेंस के माध्यम से कार्यों में तीव्रता आई है, जो कार्य करने की दर है, उत्पादकता दर है, प्रोडक्टिविटी रेट है, उसमें वृद्धि हुई है। शासन प्रशासन काफ़ी तेजी तरीके से काम कर पाता है, क्योंकि अगर कोई शासन प्रशासन कोई काम कर रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को चली जाती है और वहाँ से फिर तुरंत उस पर कार्रवाई का डर रहता है। तो शासन प्रशासन की दक्षता में सुधार आई है, मॉनिटरिंग की जा रही है शासन प्रशासन के कार्यों को। जो भी आप देखेंगे कि शासन प्रशासन के द्वारा जो भी जनता के हित के लिए योजनाएं बनी हुई है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, कितने लोगों को लोन दिया जा रहा है, कितने लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे वितरित किए जा रहे हैं। ठीक है, मनरेगा के तहत कितने लोगों को जॉब दिया जा रहा है, ये सभी की मॉनिटरिंग अब ऑनलाइन होने लगी है। तो इससे शासन प्रशासन की दक्षता में सुधार आया है।
पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का पालन। पहले क्या था, कागजी रिकॉर्ड मेंटेन होता था। कागज पे जब आप किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो हेर फेर की संभावना उसमें बनी रहती है। लेकिन जब ई शासन का स्वरूप हमें देखने को मिला है, जब सारी चीजें इंटरनेट के जरिए होने लगी है, तो दिन भर की रिपोर्ट आपको शाम को बनाकर मुख्यालय को भेज देना है। यानी कि अब कोई आप गड़बड़ी नहीं कर सकते, कोई झोलमाल आपको शासन व्यवस्था के स्तर पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। कोई भी काम जो भी हो रहा है वह सारे पब्लिक के सामने अवेलेबल है। अब गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी जाकर देखिए, सरकार के द्वारा जो कोई भी योजनाएं लागू की जा रही है, जो कोई भी नीतियां इंप्लीमेंट की जा रही है, वो सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐप और पोर्टल पर देखने को आपको मिल जाएगा। वहां से आप सारी चीजों को जान सकते हैं। सरकार के द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया, कितना खर्च किया गया है, कितना शेष राशि सरकार के द्वारा बचा, किस मद में कितना खर्च किया गया है, ये सभी सूचनाएं आपको हर जगह, हर वेबसाइट पे आपको, हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन किया जाने लगा है। सेवाओं का समुचित वितरण, ये सारे उद्देश्य हैं। जो भी सरकार के द्वारा जो भी पब्लिक से संबंधित योजनाएं बन रही है, उसका वितरण प्रभावी तरीके से किया जाए। कार्य निष्पादन के स्तर को बढ़ावा देना, यह भी मुख्य उद्देश्य है। और नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना, यह भी मुख्य उद्देश्य है। तो शासन प्रशासन की दक्षता में सुधार से लेकर नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार करना, ये सारे ई प्रशासन, ई गवर्नेंस के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस की डिफिनीशन को देखा, ई गवर्नेंस का सरल रूप, स्मार्ट स्वरूप के हम लोग डिफाइन किया। उसके बाद हमने ई गवर्नेंस का उद्देश्य देखा। अब हम लोग देखते हैं ई गवर्नेंस के घटक। कई सारे घटक हैं ई गवर्नेंस और कई स्वरूप में काम करता है। जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसे डिफाइन करिए, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसका मतलब हो गया जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, जितने सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, उन मिनिस्ट्रियों के बीच प्रशासनिक प्रक्रियाओं के स्वचालन में ICT का प्रयोग करना। ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि सरकार से नागरिक। शासन में नागरिकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापार और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय बनाना, व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाना, यह सभी आएगा G2B के अंतर्गत। और G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी, सरकारी संस्थानों में कार्यदक्षता में सुधार करना हो या फिर संचालन की प्रक्रिया में वृद्धि करना हो, यह सभी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय घटक के श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो ई शासन के मुख्यतः 4 घटक हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, यह 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। अब आइए ई शासन के क्या महत्वपूर्ण लाभ हैं। ठीक है, ई शासन के लाभ को हमको डिफाइन करना है, यानी कि ई शासन के क्या लाभ हैं। तो स्वाभाविक है आप लोग अपनी दिनचर्या में कई ऐसी घटनाओं को देखते होंगे जो कि ई शासन से संबंधित है। ठीक है, तो आपके मन मस्तिष्क में ई शासन के महत्वपूर्ण लाभ जो हैं वह ई शासन शब्द सुनते ही परिलक्षित होते होंगे। जैसे समय एवं श्रम की बचत। हमने एग्जाम्पल देकर बताया ना कि पहले बिजली बिल भरने के लिए घंटों आपको खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब आप घर से भी बिजली बिल भर सकते हैं। तो समय भी बच गया और श्रम भी बच गया। जो समय आप वहां पे लगाते लाइन खड़ी होने में, उस समय का प्रयोग आप कहीं दूसरे काम को करने में करेंगे तो कुछ पैसा की अर्निंग, कुछ आपको अर्निंग हो सकती है। तो आर्थिक बचत भी हुई, समय की भी बचत हुई, धन की भी बचत हुई। तो समय और धन दोनों की बचत हो रही है, श्रम की बचत हो रही है, धन की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है। तो ई शासन के महत्वपूर्ण लाभ में यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता में वृद्धि हो रही है। दिन भर क्या क्या काम हो रहा है, शाम को मुख्यालय में चला जाना चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, इसके कारण कोई बीच में आप घपलाबाजी नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार कम हुआ है, बिचौलिया की कमी। पहले आपको कोई काम कराने के लिए जब ऑफिस जाते थे तो बिचौलिया होते थे कि भाई देखिए हम 100 रुपया लेंगे, ये काम आपको तुरंत करवा देंगे। ठीक है, एफिडेविट करवाने के लिए आप कोर्ट में जाइए, एफिडेविट करवाने के लिए जब आप कोर्ट का चक्कर लगाएंगे तो कई सारे आपको बिचौलिया मिल जाएंगे। ठीक है, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 400 रुपया आपको मांगेगा। ठीक है, तो हर एक सरकारी कार्यालय में बिचौलिया होते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि ई गवर्नेंस के कारण कई सारी ऐसी सुविधाएं आपको देखने को मिल रही है कि घर बैठे जो आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई बिचौलिए की आवश्यकता
नहीं पड़ रही है। इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आया है। सारा ट्रांसपेरेंसी सारा वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आपको ज़्यादा भ्रष्टाचार आप नहीं कर सकते। दक्षता में वृद्धि हुई है, कार्य जल्दी व प्रभावी ढंग से होने लगा है। पहले जो कागज के फाइलों में बंद होकर जो कागज आगे जाती थी, समय लगता था, टेबल से टेबल बढ़ रहा है, लेकिन अब ई गवर्नेंस के कारण, इंटरनेट के कारण सारी सुविधाएं फट 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 आगे व डिलीवर हो रही है। तो इसके कारण कार्य जल्दी व प्रभावी ढंग से हो रहा है। लागत में कमी आई है, आप ऑनलाइन काम करेंगे, जितना फी है उतना ही आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लागत में कमी आई है, जवाबदेहिता में वृद्धि हुई है, नागरिकों के संतुष्टि एवं बेहतर सेवा की प्राप्ति हो पाई है। बिचौलिया के माध्यम से कार्य होता था तो मन संतुष्ट नहीं होता था कि पता नहीं वह आदमी सही से काम करेगा नहीं करेगा, पता नहीं हमने बिचौलिया के माध्यम से कराया है वह काम सही होगा या नहीं होगा। तो अब क्या हो गया कि डायरेक्ट हम लोग जुड़ पा रहे हैं सरकार की विभिन्न गतिविधियों से। इसके कारण नागरिकों की संतुष्टि में वृद्धि हुई है, मन संतुष्ट रहता कि हाँ हमने ये काम ऑनलाइन किया है, तो जो कोई भी होगा एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, तो मन एकदम सेटिस्फाई रहता है, ठीक है। सरकारी सेवाओं के लाभ उठाने में भी सुविधा है, ठीक है। तो ई शासन के विभिन्न लाभ हैं और विभिन्न लाभों को हमने यहाँ पर 7-8 पॉइंट में हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। ई शासन के डेफिनेशन को देखा, ई शासन के लक्ष्य उद्देश्य को देखा और ई शासन के विभिन्न लाभ को देखा। अब हम लोग समझते हैं कि ई शासन की दिशा में भारत सरकार की क्या पहले हैं, ई शासन के लिए भारत सरकार क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो स्टार्टिंग अगर हम लोग इनिशियल फेज से देखेंगे तो सबसे पहले 1970 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। और यही विभाग जो है ई शासन का एक नोडल एजेंसी जिसे आप माना जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि ई शासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो 1980 के दशक में जो राजीव गांधी के द्वारा कंप्यूटर क्रांति जो लाई गई थी उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं से इसका शुरुआती चरण प्रारंभ होता है। कंप्यूटर देश में नहीं आता अगर, तो हम लोग काफी पीछे छूट गए होते, लेकिन कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिली, इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिली, मोबाइल धीरे धीरे लोगों के बीच चला आया। इसके बाद आप देखेंगे इंटरनेट काफ़ी अधिक सुविधाजनक उसको बनाया गया, चारों तरफ ब्रॉडबैंड सर्विस की उपलब्धता कराई गई, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विस्तार होता चला गया। तो 1980 के दशक में कंप्यूटर का प्रचलन प्रारंभ होना ई शासन के विकास की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे 1980 का दशक कंप्यूटर क्रांति भारत में। इसके पूर्व 1977 में एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1987 में राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत की गई। वहीं हाल के दिनों में आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा कई पहल शुरुआत किए गए हैं, ठीक है। सारे पहल को यहाँ पर लिखना जरूरी भी नहीं है और इतना आप लिख भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण, जैसे हमने स्टार्टिंग का कुछ बता दिया, बीच का कुछ आप 1-2 लिखिए। बाकी सरकार के द्वारा हाल के दिनों में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रारंभ किया गया। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए आधार, डिजिलॉकर और उमंग पोर्टल। उमंग पोर्टल ऐसा है जहाँ पे एक ही पोर्टल पे सारी जगह सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। जैसे बिहार सरकार के द्वारा बिहार वन पोर्टल को लॉन्च किया गया, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। देखिए बिहार वन पोर्टल, यह बिहार वन पोर्टल सिर्फ इसी पोर्टल पे आप देखेंगे तो बिहार सरकार की सारी योजनाएं की जानकारी आपको मिल जाएगी, बिहार वन पोर्टल। उसी प्रकार से यह भी उमंग पोर्टल केंद्र सरकार का एक एकीकृत पोर्टल है, ठीक है। कृषि विकास के लिए ई नाम का फुल फॉर्म क्या हो गया, ENAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसको इलेक्ट्रॉनिक ई तरीके से जोड़ा गया है। एम किसान ऐप, वित्तीय समावेशन के लिए ई रूपी, UPI। अब घर बैठे किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो, कोई बैंक जाने की जरूरत नहीं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, हर चीज़ अवेलेबल है, आप तुरंत वहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। गरीबी उन्मूलन हेतु पेंशनभोगी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल आदि, ठीक है। अब हम लोग बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे पहल को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा 999 रुपया में नोट्स पैकेज अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके तहत एसे और DI को छोड़कर GS का जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन हो गया, चाहे आपका हिस्ट्री का सेक्शन हो या फिर पॉलिटी का सेक्शन हो, ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन हो, साइंस टेक का सेक्शन हो, करेंट अफेयर का सेक्शन हो, करेंट अफेयर में नेशनल करेंट अफेयर, इंटरनेशनल IR का सेक्शन हो या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सेक्शन हो, ये सभी सेक्शन का नोट्स आपको 999 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। अपडेटेड नोट्स मिलेगा,
शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग, दोनों तरीके का नोट्स इसमें शामिल है। और अभी तक के जो भी बीपीएससी का नवीनतम पैटर्न है मुख्य परीक्षा के लिए, उसको ध्यान में रखकर नोट्स को तैयार किया गया है। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 ये हमारा नंबर है। इस पर डिटेल विस्तृत जानकारी के लिए आप इस पर फ़ोन करके, मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो यही नंबर जो है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। आप इसी नंबर पे पेमेंट कर दें, प्रशांत कुमार के नाम से आपको अकाउंट वहाँ पे शो करेगा। आप इस पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी नंबर से आप इस पर पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर, या व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भी भेज देना है। ठीक है, तो आप लोग नंबर को ध्यान रखेंगे 8375934036 प्रशांत कुमार। नोट्स का प्राइस है 999 और जीएस का जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहां की जो भी फर्दर कंटेंट होगी और जो भी अपडेट होता जाएगा करेंट अफेयर में, एग्जामिनेशन के 15-20 दिन पूर्व तक के सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस नोट्स को परचेज करने के लिए हमारे नंबर 8375934036 पर संपर्क कर सकते हैं। प्लस में जो भी यूट्यूब पर वीडियो डिस्कस किए जा रहे हैं उसका भी पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में, जो पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बेझिझक इससे संपर्क करें और परचेज करें, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे तो समय की कमी होती है नोट्स बनाने के लिए, रिविजन करने के लिए, प्रश्न कंपाइलेशन आपको जरूरत होती है। तो 150 से ज्यादा मॉडल आंसर इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉडल आंसर का फॉर्मेटिंग में अवेलेबल होगा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिलेंगे और 150 के आसपास आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग संपर्क करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस की परिभाषा को हमने देखा, उद्देश्य को हमने देखा, लाभ को हमने देखा, भारत सरकार के प्रयास देखा। अब हम लोग बिहार सरकार के प्रयास देखते हैं, उसके बाद ई शासन से संबंधित चुनौतियां को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बिहार सरकार के प्रयास देखें कि ई शासन की दिशा में बिहार सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, हमने कई बार ऊपर एग्जाम्पल में डिस्कस किया, और वह है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम। घर बैठे आप शिकायत कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। लोक सेवा का अधिकार, आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय कुछ भी आपको बनाना हो, लोक सेवा का अधिकार आप घर बैठे आप अप्लाई करके आप प्राप्त कर सकते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप, CCTNS क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, बिहार वन पोर्टल, बिहार सरकार की सारी जानकारी आपको बिहार वन पोर्टल पे मिल जाएगी। ठीक है, इंदिराज ऐप, इंदिराज ऐप आपदा से संबंधित है, और आप देखेंगे कि वज्रपात की स्थिति में यह आपको पहले सूचना प्रदान कर देगा। दृष्टि ऐप हेल्थ से संबंधित है, बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। ई पंचायत बिहार पोर्टल, इसमें सारी ब्लॉक जो भी है, जितने पंचायत हैं बिहार लेवल पे, उन सभी पंचायतों की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक बात और ध्यान रखेंगे, बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया था कि बिहार में जितनी भी पंचायत हैं उन सभी का अपना अलग अलग एक वेबसाइट होना चाहिए, और उसी वेबसाइट पे सारी सूचनाएं आपको मिलेगी ई बिहार पंचायत पोर्टल पे। ठीक है, इसके अलावा आपदा राहत एवं बचाव टीम ट्रैकर प्रणाली, ई डिस्ट्रिक्ट योजना, परिमार्जन पोर्टल आपको मिलेगा भूमि से संबंधित, ई मापी पोर्टल, एम परिवहन, हमने बताया आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, रिन्यू करवाना हो, वह एम परिवहन पोर्टल, उद्यमी पोर्टल, आपको अगर MSME के लिए आपको काम करना हो तो उद्यमी पोर्टल पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा इतने कार्य किए जा रहे हैं। हमने ऊपर भारत सरकार के कार्य को देखा, अब ये यहाँ पर है बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य। ठीक है, तो हमने ई गवर्नेंस से संबंधित कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम लोग लास्ट फेज को डिस्कस कर रहे हैं, ई शासन से संबंधित चुनौतियां, ई शासन से संबंधित चैलेंजेस क्या क्या है। यह कहना बहुत आसान है कि सरकार के द्वारा अब इंटरनेट हर मोबाइल में अवेलेबल हो पाता है और घर बैठे हम सारे काम कर पाते हैं। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है और कई सारी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो भी पाती है, लेकिन डिजिटल डिवाइड की जो समस्या है वह ई शासन की दिशा में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। डिजिटल डिवाइड का मतलब हो गया विभाजन। किसको विभाजित कर रहा है? यह गांव भर से शहर को विभाजित कर रहा है। गांव में लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं कि वे काम खुद से कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि लोगों के पास, जो गरीब लोग हैं उनके पास स्मार्टफोन अवेलेबल ही नहीं है। इंटरनेट की तो अवेलेबिलिटी छोड़िए, कई लोगों के पास अगर स्मार्टफोन है भी तो उनको रिचार्ज की समस्या आती है। मान लेते हैं कि आज रिचार्ज, अगर मिनिमम रिचार्ज भी करेंगे तो आपको 239 रुपये का मिनिमम रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर एक घर में पति पत्नी, उनके बच्चे सभी रहते हों तो 1000 से 1500 रुपया उनको मंथली रिचार्ज में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है,
पर डे क्या मिलता है, 1 GB 1.5 GB की सुविधा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि डिजिटल डिवाइड की स्थिति जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी अब संरचनात्मक विकास नहीं है, गांव के लोग उतने साक्षर नहीं है, शहर जो है वह इंटरनेट के कारण काफी आगे बढ़ता चला जा रहा है और गांव इस विकास से पीछे छूटता चला जा रहा है। तो डिजिटल डिवाइड की स्थिति जो है ई शासन की दिशा में महत्वपूर्ण रोड़ा है। डिजिटल साक्षरता, लोगों को जागरूक करना, लोग अभी साक्षर नहीं है, अगर स्मार्टफोन है तो कैसे चलाना है, कैसे वेबसाइट को यूज करना है, MyGovernment.in पोर्टल क्या है, ठीक है, ये सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए डिजिटल साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए। डिजिटल साक्षरता जो है इस मार्ग में सबसे बड़ी रोड़ा में से एक है। अवसंरचना की कमी, ब्रॉडबैंड सर्विस, अभी भी आप देखेंगे कि बिहार में ही कई सारे ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहां पर मोबाइल टावर की सुविधा नहीं है। मोबाइल टावर खासकर आप देखेंगे नक्सलग्रस्त एरिया हो या फिर काफी दूर दराज के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पे मोबाइल टावर नहीं है। 6G के जमाना में 3G आपको ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। 3G चलाने के लिए आप नेट ऑन कर दीजिए, यूट्यूब पे जाइए, फिर थोड़ी देर आधा मिनट रुकिए, फिर आपको वीडियो आएगा। तो आप देखेंगे कि अभी भी अवसंरचना की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, चाहे आप मोबाइल टावर की उपलब्धता देखें या फिर आप सही तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इन सभी के लिए काफ़ी बेहतर अभी काम करने की आवश्यकता है। डेटा गोपनीयता एवं सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बनी हुई होती है और महंगा इंटरनेट, हमने इसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ई शासन के मार्ग में और भी कई सारी चुनौतियां हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट जो है मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट है। उतना ही आप लोग पढ़ें जितना आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, अन्यथा एक ही टॉपिक पे अगर काफी ज्यादा आप पढ़ते चले गए तो माइंड जो है वहां पे आपको 20-22 मिनट में एक आंसर लिखना है। शॉर्ट नोट्स आपको 3-4-5 मिनट में लिखने हैं, 4.2 मिनट के आसपास आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो काफी तेजी तरीके से जानकारी को हमेशा एकदम पॉइंट वाइज फिक्स रखें। लाभ में ये 5 पॉइंट, हानिया में ये 5 पॉइंट, चुनौती में इतना 5 पॉइंट लिख देना, उद्देश्य ये लिखना है, सरकार के काम बिहार सरकार, भारत सरकार, एकदम फिक्स रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी तैयारी काफी दुरुस्त होगी। और इस शासन के बारे में जैसा अभी हमने ऊपर बताया था कि ये सारे जो दोनों प्रश्न उसको हमने ऊपर डिस्कस कर दिया। इस शासन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा भी डिस्कस कर दिया और बिहार की क्या स्थिति है, बिहार सरकार के पूरे हमने ऐप और पोर्टल को देख लिया। बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य हमने पूरा इसका डिटेल देख लिया। 65वीं में पूछा है, 68वीं में पूछा है, पूरी संभावना है कि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी इससे एक सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। और ये नोट्स जो डिस्कस किया है, जितना हमारे पेड बैच है, आंसर राइटिंग बैच है, नोट्स को परचेज करने के लिए अभी हमने पूरा डिटेल जानकारी भी बताया, तो उन सभी को ये नोट्स का PDF भेज दिया जाएगा। आप लोग निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें। बीपीएससी की प्री और मेंस की तैयारी से संबंधित हर एक जानकारियां, अभी चूंकि 70वीं बीपीएससी मेंस काफी नजदीक है तो हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करें। जैसे ही मेंस परीक्षा समाप्त होगी हम लोग 71वीं प्री की ओर बढ़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण वीडियो सेक्शन होंगे वो सभी वीडियोस के माध्यम से करेंट अफेयर, PD नोट्स, बिहार शॉर्ट नोट्स, ये सभी आपको सुविधा जो है इसी आपको ISPCS सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो नोट्स अगर आपको लोग परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 इतना पे आप लोग संपर्क करें। 999 में GS बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सारे महत्वपूर्ण सेक्शन पैकेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।